हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का 1000 क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 15 है। इससे पहले मैंने 14 भाग अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। प्लीज़ आप इसको देखने के बाद उसे भी देख लेना। इससे आपके पास बहुत ही अच्छा कंटेंट पॉलिटिकल साइंस से और ऑल यूनिट से ये क्वेश्चन है। मतलब ये नहीं कि इंडियन पॉलिटी से ही है, पॉलिटिकल थ्योरी से नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये ऑल यूनिट से इसमें कवर किया गया है। और ये क्वेश्चन जो है, ये यूजीसी नेट में जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसी को मैं आपको करा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हाँ, ये क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं हर दिन आर्टिकल बता रही हूँ, मतलब सीरियल वाइज मैं आर्टिकल बता रही हूँ। तो हमने 175 तक आर्टिकल बता दिया था पिछली क्लास में, अब 176 से बता रही हूँ। देखो, आर्टिकल 176 क्या बोलता है? आर्टिकल 176 बोलता है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। आर्टिकल 177 बोलता है सदन के बारे में मंत्रियों और अधिवक्ताओं के अधिकार। आर्टिकल 178 बोलता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या बोलता है 178? इंपॉर्टेंट। 178 बोलता है विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है मैं आपको बताती जाती हूँ। ऐसे मैं आपको सारे आर्टिकल बता रही हूँ, स्टार्टिंग से लेके सारे आर्टिकल, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में अभी तक आया हुआ है। आर्टिकल 179 क्या बोलता है? आर्टिकल 179 बोलता अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। आर्टिकल 180 बोलता है अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का शक्ति। ठीक है। आर्टिकल 181 क्या बोलता है? आर्टिकल 188 बोलता है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। ये है आर्टिकल 188। और आर्टिकल 182 क्या बोलता है? विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। देखो, आर्टिकल 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ठीक है, और आर्टिकल 182 में है विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। आर्टिकल 183 बोलता है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पदत्याग से हटाना। ठीक है। आर्टिकल 184 बोलता है सभा समिति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति का अन्य व्यक्तियों की शक्ति। आर्टिकल 185 बोलता है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाए का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन ना होना। ठीक है, ये सब विधान परिषद के बारे में है। ठीक है, तो फ्रेंड्स 185 तक आज मैं कराती हूँ, 186 से मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल किसी वजह से आपके एग्जाम में, आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो और मेरी वीडियो को लाइक करो। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं पूरे जोश के साथ। आज हमारा क्लास स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 51। ठीक है, उससे पहले का मैंने क्वेश्चन करा रखा है, 51 से आज करते हैं। तो 51 क्वेश्चन क्या बोलता है? 51 क्वेश्चन बोलता है कि किसने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है? नेतृत्व हमारा टॉपिक है, ये आपका उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में नेतृत्व में क्या बोलते हैं? सर्कुलेशन रिस्पॉन्स के रूप में कौन बोलते हैं? तो ये बोलते हैं एमपी फॉलेट। एमपी फॉलेट बोलते हैं सर्कुलर रिस्पॉन्स। नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में एमपी फॉलेट बोलते हैं। ठीक है, तो मेरी पार्कर फॉलेट ने नेतृत्व का विश्लेषण सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में किया है। उनके अनुसार नेतृत्व एक वृत्ताकार घूमने वाली प्रक्रिया है। फॉलेट ने नेताओं के 3 कार्य बताए हैं। और हाँ देखो, अब ये हो सकता है किसी एग्जाम में ये पूछ जाए कि एमपी फॉलेट ने नेताओं के कितने कार्य बताए। तो पहला कार्य बताया समन्वय, दूसरा कर उद्देश्यों का निर्धारण करना और पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, ये उद्देश्यों का निर्धारण करना और तीसरा हो गया पूर्वानुमान लगाना। पहला क्या? समन्वय करना, उद्देश्यों का निर्धारण करना और पूर्वानुमान लगाना। उन्होंने नेतृत्व के 3 प्रकार क्रमशः पद से उपजा नेतृत्व, 3 प्रकार के नेतृत्व, पद से उपजा नेतृत्व, व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व और कार्य से उपजा। देखो, पहला पद से जो नेतृत्व था, व्यक्तित्व से जो उपजा, और एक हो गया तीसरा हो गया कार्य से जो उपजा नेतृत्व। ठीक है, अब
अगला है, ठीक है आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन के बारे में बर्नार्ड के सिद्धांत का विश्लेषण नहीं है? तो बर्नार्ड के औपचारिक संगठन का क्या विश्लेषण नहीं है? सामान्य उत्प्रेरक और सामान्य प्रयोजन है, संचार है, सहयोग करने की इच्छा है, ये नहीं है, सामान्य उत्प्रेरक नहीं है। तो देखो चेस्ट, और मैं जब क्वेश्चन करा रही हूँ तो उसके साथ एक्सप्लेन भी कर रही हूँ, जिससे आपको इससे अलावा कोई क्वेश्चन पूछा जाए वो भी आप अच्छे से सॉल्व कर पाओ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को आप 2 से 3 बार सुनो, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। जो आपको समझ नहीं आता है उसको आप नोट डाउन कर लो। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिखो, तो मैं उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगी। ठीक है, चेस्टर बर्नार्ड द्वारा प्रस्तुत औपचारिक संगठन के बारे में सिद्धांत की विशेषताओं में सामान्य उत्प्रेरक शामिल नहीं है। ठीक है, बर्नार्ड के अनुसार किसी भी संगठन की विद्यमानता के लिए 3 पूर्व शर्त है। प्रथम, किसी सामान्य उद्देश्य के लिए व्यक्ति कार्य करे। दूसरा, व्यक्ति सहयोग या योगदान के इच्छुक हो, तथा तीसरा, उसके मध्य संचार हो। ये तीनों। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोलता है, निम्नलिखित में कौन सी समिति ब्रिटेन के नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी? तो कौन सी थी? मास्टरमैन किससे थी? ये ब्रिटेन की नौकरशाही से। देखो आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, इसको एक थोड़ा सा, क्योंकि ये सारा इंपॉर्टेंट है। एस्ले समिति, नॉर्थ कॉट ट्रेवलयान समिति, प्लायूडेन समिति। देखो मास्टरमैन समिति 1948 से 50 ब्रिटेन के नौकरशाही की राजनीतिक गतिविधियों से संबंधित थी। समिति के शब्द में निष्पक्षता, तटस्थता ब्रिटिश प्रशासन का गुण रही है। यह उसकी एक विशिष्ट विशेषता। यह समिति लोक सेवा में नौकरशाह के तटस्थ होने की सिफारिश करती है। समिति के अनुसार जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि लोक सेवा सभी प्रकार के राजनीतिक पक्षपात से मुक्त होगी। दूसरा है, मंत्रियों को यह विश्वास होना चाहिए कि चाहे कोई भी दल सत्तारूढ़ हो, लोक सेवा की निष्ठा उन्हें प्राप्त होगी। ठीक है, तीसरा है, कर्मचारी कार्य में नैतिक साहस का आधार यह विश्वास है कि पदोन्नति तथा अन्य पुरस्कार राजनीतिक दृष्टिकोण या पक्षपातपूर्ण कार्यों पर निर्भर नहीं करते, बल्कि गुण मात्र पर निर्भर करते हैं। ठीक है, अब यह है, ब्रिटेन के लोक सेवकों के राजनीतिक कार्यों के भाग लेने की संभवतः सबसे अधिक सुविधा प्राप्त है, जबकि अमेरिका में लोक सेवकों के राजनीतिक कार्यों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए, कूटों में दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक सेवा सुधार अधिनियम 1978 ने जारी किया। क्या क्या जारी किया था? तो उसने जारी किया था मध्यम प्रबंधकीय कर्मियों के लिए योग्यता वेतन का प्रावधान, और चौथा किया था कार्मिक प्रबंधों का कार्यालय। तो निष्पादन मूल्यांकन नहीं किए थे और निष्पादन बजट प्रणाली नहीं किए थे। तो ये 2 किए थे, सेकंड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप अगर इसे पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना एक बार, मैं यहाँ रोक दे रही हूँ। अगर मैसेज बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करते हो तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अगर आप बोलोगे कि मैं पूरी करूँ, हर क्वेश्चन को अच्छे से वो एक्सप्लेन करूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? हेनरी फेयोल ने प्रबंध गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्व की पहचान की। ठीक है, क्योंकि हेनरी फेयोल के अनुसार किसी संगठन के उच्च स्तर पर तकनीक ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता होती है। देखो यहाँ क्या बात बोला जा रहा है, हेनरी फेयोल ने प्रबंध गतिविधि के प्रमुख कार्य के रूप में 5 तत्व की, किसकी? प्रबंध गतिविधि। ठीक है, प्रबंध गतिविधि की बात हो रही है यहाँ पे, प्रबंध गतिविधि की। और यहाँ बोला जा रहा है, हेनरी फेयोल के अनुसार संगठन के उच्च स्तर पर तकनीक ज्ञान की अपेक्षा प्रशासनिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो दोनों बातें सही है, बट नॉट एक्सप्लेन, मतलब अभिकथन को ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो बोथ आर करेक्ट आंसर बट नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वी विल गो विद अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यात्मक विशेषज्ञता की सिफारिश निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है? तो देखो प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है, प्रदत्त विधायन नहीं है। प्रदत्त विधायन क्या नहीं है? अध्यादेश बनने की शक्ति। अधीनस्थ विधायन है, कार्यकारी विधायन है, नियम बनाने की शक्ति, लेकिन ये अध्यादेश बनने की शक्ति ये प्रदत्त विधायन नहीं है। देखो ये थोड़ा सा नया, मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ आपको। देखो, प्रदत्त विधायन के अंतर्गत अध्यादेश बनाने की शक्ति शामिल नहीं है, ठीक है। इसके अंतर्गत किसी अधीनस्थ या संगठन की किसी इकाई को एक सीमा तक यह अधिकार दिया जाता है कि वह अपने ढंग से कार्य करे। इस प्रक्रिया में निरीक्षण एवं नियंत्रण का अधिकार और अंतिम उत्तरदायित्व सदैव प्रत्यायोजन का बना रहता है। प्रत्यायोजन हो जाने के बाद वह स्थायी नहीं रहता, जिसमें संशोधन किया जा सकता है, उसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित होती है। इसका प्रदत्त विधायन नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगला है, आपको मिलाना है क्या है, ये नागरिक शिकायत निवारण है और ये अलग अलग देश है। तो देखो, प्रोक्यूरेटर प्रणाली, प्रशासनिक न्यायालय, ओम्बुड्समैन, संसदीय आयुक्त। तो सबसे पहले ओम्बुड्समैन आपको पता होगा स्वीडन। तो सबसे पहले सी में आप 4 लगा दो। सी में 4, चलो सब में सी में 4 है, इससे काम नहीं बनेगा हमारा, ठीक है। अगला है आपका प्रशासनिक न्यायालय। प्रशासनिक न्यायालय कहाँ पे है? तो प्रशासनिक न्यायालय आपको फ्रांस में है। तो सबसे पहले हम ये लगा, तो ओम्बुड्समैन आपके स्वीडन हो गया, प्रशासनिक न्यायालय आपका फ्रांस, बी का फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट। और ये क्या बोलते हैं, संसदीय आयुक्त आपका ब्रिटेन में है और प्रोक्यूरेटर प्रणाली आपका रूस में है। तो इसमें से ये थोड़ा नया था, आई थिंक ये तीनों आप जानते होंगे। तो प्लीज जो नहीं जानते उसको आप नोट डाउन कर लो ना, और जो जानते हो उसको मत लिखना। अगला क्वेश्चन है, पदोन्नति के लिए लोक विधायी अधिकारियों के कार्य निष्पादन का वैज्ञानिक रूप से मूल्यांकन करने के लिए दक्षता स्तर निर्धारित की प्रणाली का उद्भव हुआ है। तो यूएसए में हुआ है। अगला क्वेश्चन, 1977 में अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, अब ये तो बोलने की जरूरत है, मंडल पंचायत, ठीक है। नगर पंचायत ने, पंचायत समिति ने, महापंचायत ने, मंडल पंचायत। इन्होंने 4 श्रेणी, जैसे इन्होंने 3 स्तरीय बताया था बलवंत राय मेहता ने, और ये 4 बताए थे। देखो अशोक मेहता, ये तो इस जो पंचायत राज से रिलेटेड समिति है ना, उसको हमेशा बहुत बार आपको क्वेश्चन में मल्टीपल टाइम आपको कालक्रम में सजाने आ जाता है, ठीक है। तो आप सारी समितियों को एक जगह लिख के उसके कालक्रम में सजा के वो कब कब आया था वो भी आप याद करना। अशोक मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट इतना में दी, देखो इतना में बना था, इतना में अपने 1917 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। 2 स्तरीय पंचायत के गठन की सिफारिश की थी। जिला स्तर और जिला परिषद तथा ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत। इस समिति ने ग्राम स्तर पर पंचायत गठन करने की सिफारिश नहीं की, ठीक है, सिफारिश नहीं की थी। औसतन 15,000 से 20,000 की जनसंख्या पर एक मंडल पंचायत होनी चाहिए। अब ये भी क्वेश्चन बोलेगा, अशोक मेहता ने कितने जनसंख्या पे मंडल पंचायत की स्थापना करने की बात की थी? तो 15 से 20,000 जनसंख्या पर। अशोक मेहता समिति के अनुसार ग्राम को ग्राम समितियों के माध्यम से मंडल पंचायत में शामिल किया जाना चाहिए। अशोक मेहता समिति ने पंचायत के कार्यकाल को 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी। 4 वर्ष करने की सिफारिश की थी। इसके अनुसार पंचायत राज्य चुनावों में राजनीतिक दलों की भागीदारी भी हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यथार्थवादी उदारवाद की संकल्पना से संबंधित है? यथार्थवादी उदारवाद, तो यथार्थवादी उदारवाद से संबंधित है, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। फ्रेंड्स एक बार मैं सोच रही हूँ कि आपको पंचायत से रिलेटेड सारे वो मैं आपको बताऊं, 1 मिनट आप वेट करो तो मैं एक बार सारे समिति आपको बता दूं। देखो
सबसे पहला समिति आया था बलवंत, आप लिख लो, अगर नोट करना चाहो तो नोट कर लो। सबसे पहला बलवंत राय समिति आया था, कब आया था? 1957 में, ठीक है। अगला समिति, इनकी बहुत सारी सिफारिशें हैं, तो सिफारिशें तो नहीं बताऊंगी, ये जनरली कालक्रमानुसार सजाने आ जाता है। अगला है आपका अशोक मेहता समिति, जो 1977 में आया और 78 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट जारी की, मतलब रिपोर्ट दिया। फिर उसके बाद आपका आ जाता है GVK राव समिति, ऐसे ज़्यादातर नाम से जानते हैं, राव समिति आया था। तो राव समिति वो आया था 1985। देखो, पहला आया 57, फिर आया 77 अशोक मेहता के बाद GVK राव समिति आया, वो कब आया? 1985 में। और ये इसकी एक बहुत ही कोटेशन, मतलब बहुत ही फेमस लाइन है, बिना जड़ की घास। ये जो वर्ड बोल दे, बिना जड़ की घास, इसकी समिति ने बोला था GVK राव। और GVK राव समिति कब आई? 1985। उसके बाद है सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कब आई थी? 1986 में, ठीक है, 1986 में। अगला है थुंगम समिति कब आई? 1988 में। तो अब मैं एक बार बोल, देखो, सबसे पहले बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, फिर राव समिति 85 के बाद आपका सिंघवी समिति 86, फिर थुंगम समिति 1988, फिर इसके बाद गाडगिल समिति भी 1988 में ही आई है, लेकिन इसके बाद आई है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद जो 92 में 73वां संवैधानिक संशोधन होता है, उसके तहत ये से संवैधानिक दर्जा मिलता है। और जो आर्टिकल, इसमें 9 प्रकार के कार्यों की व्यवस्था की गई पंचायत राज में, और 18 प्रकार के कार्यों की व्यवस्था नगर पालिका में की गई है, ठीक है। ये आपका 73वां संशोधन पंचायत के लिए, 74वां संशोधन आपका नगर पालिका के लिए है, ठीक है फ्रेंड्स। पंचायत से रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है। अब हम आगे के क्वेश्चन करते हैं। एक, हाँ, ये भी देख लो, 1986 में पेशा अधिनियम आया था, ठीक है। पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में, ठीक है फ्रेंड्स। आगे हम करते हैं क्वेश्चन अपना। तो क्वेश्चन 61 हो गया, 61 जॉर्ज हर्ज थे। अगला क्वेश्चन है बैकर-रेक्ट और बैरेट्स ने राज्यों के आचरण पर नियंत्रण के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों के 3 वर्गों का उल्लेख किया। निम्नलिखित में से कौन 3 वर्ग हैं? तो ये आपका, इसमें देखो स्टार बनाओ, यानी इसमें से मतलब जो ऑप्शन दिया वो सही नहीं दिया, तो इसको थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बैकरेक्ट और बैरेट्स ने राज्यों के आचरण नियंत्रण के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय संबंधों में क्रमशः 3 वर्ग बताए। कौन सा? प्रभाव संबंध, बल प्रयोग संबंध और शक्ति। प्रभाव, बल, शक्ति, ठीक है, प्रभाव, बल, शक्ति, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। आगे क्या इसमें दिया, देखो, बैकरेट और 2 अन्य वर्गों का उल्लेख कूटाश्रित, छोड़ो इतना भी नहीं अंदर से पूछे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, ठीक। देखो, EH कार की बुक बहुत ही फेमस बुक है और बहुत ही पूछे जाने वाली बुक है, 20 ईयर क्राइसिस। इनकी बुक लिख लो, 20 ईयर क्राइसिस। EH कार की बुक है 20 ईयर क्राइसिस, ठीक है। कब लिखे? 1999, मतलब 1919 से लेकर 1939, ठीक है। ये 20 ईयर क्राइसिस इनकी बुक है। फिर फ्रेंच फेनन ने पहली बार थर्ड वर्ल्ड यानी तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग किस देश के लिए किया? तो ये स्टार बना हुआ है, तो इसका क्या बोलते हैं? फ्रेंच फेनन ने पहली बार वर्ल्ड की तीसरी दुनिया शब्दावली का प्रयोग, फेनन का जन्म फ्रांस में हुआ था, बाद में वे देने लगे और इतना में फ्रांस की नागरिकता छोड़ दी और अल्जीरिया से मुक्त हो गया। नए उपनिवेश के विरोध, द रेड्स ऑफ द अर्थ, ये इनकी बुक ये लिख लो, बहुत ही पूछता है फ्रेंड्स फेनन UGC नेट में। पिछले 2-3 सालों से इनकी बुक तो हमेशा पूछ ही रहा है। देखो, ये द फेनन, द रेड्स ऑफ द अर्थ और ब्लैक स्किन व्हाइट मास। अगला है द डाइनिंग कॉलोनिज्म टुवार्ड्स द अफ्रीकन रिवोल्यूशन, द फैक्ट ऑफ ब्लैक्सन जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। तो थर्ड वर्ल्ड का प्रयोग पहली बार फ्रांसीसी वगैरह अल्फ्रेड, अच्छा, इन्हें किए ने। थर्ड वर्ल्ड का सबसे पहले प्रयोग कौन किया है? अल्फ्रेड सेवी ने किया था 1952 में। सावी ने शीत युद्ध के दौरान इस शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया था। देखो, ये विकासशील कौन थर्ड वर्ल्ड की सबसे पहले प्रयोग किए हैं?
अल्फ्रेड सावी, और इनकी बुक आप फ्रेंच फेनन की बुक लिख लो, रेड्स ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन वाइट मार्क्स, अ ड्राइंग कॉलोनिज्म टुवार्ड्स द अफ्रीका। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट लेके अभी लिखना चाहते हो अभी लिख लियो, नहीं तो बाद में प्लीज जरूर लिख लेना। 64 हो गया। 65 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही ढंग से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सही नहीं सुमेलित है। तो इसमें भी स्टार बना हुआ, यानी इसमें से कोई आंसर नहीं है। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस जनरल थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक रॉबर्ट स्ट्रॉज हैं। आप ये बुक की नाम लिख लो, भले ये क्वेश्चन देखो कौन, द जनरल कौन सा है क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी, ठीक है। अच्छा, फिर इंटरनेशनल रिलेशन इंट्रोडक्शन ऑफ कोर्स, इंटरनेशनल रिलेशन इन द ऑफ द कंपनी डेमोक्रेसी ग्रोथ इज न, तो द ग्रोथ ऑफ डिसिप्लिन विलियम ऑल्वी की पुस्तक है। ये जो पुस्तक है आप एक बार पढ़ लो, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये ऑल्सी की बुक है, द थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस। और ठीक है फ्रेंड्स, एक बार इसको देख के पढ़ लेना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही क्वेश्चन कराती हूँ, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी वजह से मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने में जो मैं आपको दे रही हूँ आपके लिए हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड में शेयर करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो लाऊं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।